एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब सीधे सीधे मध्य प्रदेश की आत्मा से जुड़ा हुआ है, वहाँ के मेले। हमारे पास एमपीपीएससी की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ नोट्स हैं और इनकी शुरुआत ही एक ऐसे आंकड़े से होती है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने मेले लगते होंगे? 100, 200? नहीं, इससे कहीं ज्यादा। इन नोट्स के हिसाब से करीब 1400 जगहों पर मेले लगते हैं। 1400? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। आज जब हम सब अपनी अपनी स्क्रीन से जुड़े हैं, वर्चुअल कम्युनिटीज बना रहे हैं, तब एक ही राज्य में 1400 पारंपरिक मेले। ये आंकड़ा अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ना कि क्या ये सिर्फ पुरानी परंपराएं हैं जो अब बस नाम के लिए चल रही हैं, या आज भी हमारे समाज के लिए इनकी कोई गहरी अहमियत है? बिल्कुल, और यही सवाल सबसे जरूरी है। इन नोट्स के जरिए हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये मेले सिर्फ भीड़ नहीं है, ये आस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जुड़ाव की जीती जागती कहानियां हैं। और ये कहानियां भी शायद पूरे राज्य में एक जैसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे इन नोट्स में लिखा है, उज्जैन में सबसे ज्यादा 227 मेले लगते हैं। 227? हाँ, और वहीं होशंगाबाद में सिर्फ 13। अच्छा, तो उज्जैन का नाम आया है तो जाहिर है बात वहीं से शुरू होनी चाहिए, जहां आस्था का सबसे बड़ा सागर उमड़ता है, सिंहस्थ कुंभ। बिल्कुल। ये तो सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक पूरी घटना है। सही कहा आपने। ये सिर्फ मध्य प्रदेश या भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर 12 साल में एक बार। हाँ, शिप्रा नदी के किनारे। और इसका समय भी तय है, जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। तो मतलब इसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष और करोड़ों लोगों की आस्था सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये मध्य प्रदेश का इकलौता कुंभ भी है। ये बात याद रखने वाली है। कुंभ की भव्यता तो ठीक है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन मुझे उन बाकी के मतलब 1499 दूसरे मेलों में ज्यादा दिलचस्पी है, जिनके पीछे कोई छोटी, कोई स्थानीय कहानी जुड़ी हो। हाँ, अनोखी मान्यताएं। हाँ बिल्कुल। क्या इन नोट्स में ऐसा कुछ है? बहुत कुछ है। चलिए ग्वालियर चंबल की तरफ चलते हैं। ठीक है। यहाँ मुरैना में एक मेला लगता है, नागाजी का मेला। नागाजी का मेला? ये संत नागाजी की याद में लगता है, जो अकबर के समय के थे। लेकिन दिलचस्प बात ये नहीं है। तो फिर क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पहले यहाँ बंदर बेचे जाते थे। एक मिनट, क्या बंदर? मेले में बंदर क्यों बेचे जाते थे? ये तो बहुत ही अजीब बात है। नोट्स में इसकी कोई वजह है? देखिए, नोट्स में वजह तो साफ नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं, उस दौर में शायद मदारी या मनोरंजन के दूसरे कामों के लिए। अच्छा, हाँ, हो सकता है बंदरों की मांग रही होगी। लेकिन अब समाज बदला है तो मेले का स्वरूप भी बदल गया है। तो अब वहाँ क्या होता है? अब वहाँ पालतू जानवर बेचे जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां। अच्छा। तो ये दिखाता है कि मेले सिर्फ परंपरा नहीं होते, वो उस समय की सामाजिक आर्थिक जरूरतों का आईना भी होते हैं। वो जड़ नहीं है, बल्कि एक बहती नदी की तरह है, जो समय के साथ अपना रास्ता बदल लेती है। वाह, ये एक बेहतरीन पॉइंट है। और इसी इलाके में एक और मेला है, हीरा भूमिया मेला। इसके पीछे की मान्यता भी बहुत खास है। हाँ, कहा जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर होता है। अगस्त सितंबर में लगता है ये। जी, और यहीं हमें इन मेलों का एक और रूप देखने को मिलता है। ये आस्था और कह सकते हैं चमत्कार का केंद्र है। सही बात है। लोग यहाँ सिर्फ घूमने फिरने नहीं आते, वो अपनी गहरी परेशानियां और उम्मीदें लेके आते हैं। तो ये आस्था वाले मेले और भी हैं? बिल्कुल। शिवपुरी में पीर बुधन का मेला है। पीर बुधन? हाँ, ये पीर बुधन की मजार पर अगस्त सितंबर में लगता है। और दतिया की भांडेर तहसील में 100 साल से भी ज्यादा पुराना रामलीला का मेला भी है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना? जी। ये सारे मेले दिखाते हैं कि कैसे स्थानीय संत और परंपराएं लोगों के जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सागर जिले की बात करते हैं। यहाँ तो मेलों की एक पूरी श्रृंखला दिख रही है नोट्स में। हाँ, सागर एक तरह से बुंदेलखंड का सांस्कृतिक केंद्र है। धामोनी में बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर धामोनी उर्स लगता है। उर्स? हाँ, और राहतगढ़ में बीना नदी के किनारे शिवरात्रि पर मेला लगता है। यहाँ नदियों का भी एक कनेक्शन दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे उल्दन का मेला जो धसान और भांडेर नदियों के संगम पर लगता है। अच्छा। नदियों के संगम स्थल तो वैसे भी पवित्र माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ ऐसे आयोजन होना बहुत स्वाभाविक है। और इसके अलावा देवरी का मेला, भापेल का मेला, सनोधा का मेला भी है।
जी, जो अगहन मास, कार्तिक पूर्णिमा और मकर संक्रांति जैसे अलग अलग अवसरों पर लगते हैं। अब छतरपुर और पन्ना की तरफ चलते हैं। छतरपुर में जल विहार का मेला है और चरण पादुका शहीद मेला। ये जो दूसरा नाम है चरण पादुका शहीद मेला, ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये मकर संक्रांति पर लगता है और इसका संबंध स्वतंत्रता संग्राम से है। हाँ, और ये इन नोट्स का शायद सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एक सवाल उठाता है कि कैसे एक मेला सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन न होकर राष्ट्रीय चेतना और बलिदान की याद दिलाने का भी माध्यम बन सकता है। तो इसके पीछे कोई कहानी होगी? हाँ, इस जगह को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ओहो, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग। ये तो बहुत भारी बात है। क्या हुआ था वहाँ? नोट्स बताते हैं कि 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के ही दिन स्वतंत्रता सेनानियों की एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और उस पर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर के आदेश पर गोलियां चला दी गईं। कई लोग शहीद हुए थे। तो ये मेला उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि एक मेला कैसे इतिहास का एक जिंदा सबक बन सकता है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पन्ना में भी एक मेला है, शरद समैया। जी, ये प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ मंदिर से जुड़ा है। प्राणनाथ जी जो थे वो महाराजा छत्रसाल के गुरु थे। अच्छा, तो यहाँ इतिहास और आध्यात्म दोनों का संगम है। बिल्कुल। बुंदेलखंड में और भी कुछ मशहूर मेले दिख रहे हैं। दतिया में सेवड़ा का सनकुआ का मेला। हाँ, ये सिंध नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। और निवाड़ी में ओरछा तो अपने आप में ही बहुत खास जगह है। ओरछा तो अद्भुत है। वहाँ भगवान राम को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा सरकार। बिल्कुल। तो जब राम नवमी और राम विवाह पर वहाँ मेला लगता है तो पूरा माहौल ही अलग होता है। ऐसा लगता होगा जैसे किसी राजा का उत्सव मन रहा हो। सही कहा, उन्हें एक राजा की तरह ही सलामी दी जाती है। ये भक्ति का एक ऐसा स्वरूप है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सच में। साथ ही टीकमगढ़ में जमदार नदी के किनारे शिवरात्रि पर कुंडेश्वर का मेला भी लगता है। जी। अब थोड़ा पूर्वी मध्य प्रदेश और निमाड़ की ओर चलते हैं। बघेलखंड और निमाड़। जरूर। रीवा में बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय? हाँ, और सीधी में चंडी देवी का मेला लगता है जिन्हें सरस्वती का अवतार माना जाता है। अच्छा। और निमाड़ अंचल, जिसे संतों की भूमि भी कहते हैं, हाँ, ये सुना है मैंने। वहाँ खरगोन में संत सिंगाजी और कालूजी महाराज के मेले लगते हैं। इन मेलों की क्या खासियत है? कालूजी महाराज के मेले में बीमारी ठीक होने की मान्यता है, लेकिन साथ ही यहाँ निमाड़ी बैलों का बहुत बड़ा व्यापार भी होता है। अरे वाह, मतलब आस्था और व्यापार एक साथ। बिल्कुल, ये एक अनूठा मिश्रण है। अब हम मध्य क्षेत्र मतलब नर्मदा पट्टी की बात करते हैं। नरसिंहपुर में मकर संक्रांति पर बरमान का मेला लगता है। और सिवनी में शिवरात्रि पर मठ घोगरा का मेला। वहाँ एक प्राकृतिक झील भी है। अच्छा। और देखिए, सोडलपुर जो हरदा में है, वहाँ कान्हा बाबा का मेला और होशंगाबाद में रामजी बाबा का मेला उनके समाधि स्थलों पर लगते हैं। तो यहाँ फिर से वही बात आ गई। हाँ, कि कैसे संतों की समाधियां भी पूजनीय स्थल बन जाती हैं और उनकी याद में मेले लगने लगते हैं। कुछ मेले ऐसे भी हैं जिनके पीछे की कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। जैसे गुना में तेजाजी का मेला। जी। कथा है कि तेजाजी के पास सांप के जहर को उतारने की शक्ति थी। बिल्कुल। और इसी तरह अशोकनगर के चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला लगता है। हाँ, इसकी कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है। कहानी के अनुसार देवी की कृपा से चंदेरी के शासक का कोढ़ मतलब लेप्रेसी ठीक हो गया था। तो ये दिखाता है कि कैसे चमत्कार और आस्था इन मेलों की एकदम नींव में है। सही कहा। और सागर में गड़ा कोटा का रहस्य मेला तो 1758 से चला आ रहा है। 1758 से? जी, जब राजा मर्दन सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। ये पूरी तरह से एक हिस्टोरिकल मेला है। तो हमने इतने सारे मेले देखे, कुछ आस्था से जुड़े हैं, कुछ इतिहास से, कुछ व्यापार से। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, इसीलिए नोट्स में कुछ आसान सूत्र भी दिए गए हैं। जैसे निमाड़ के संत, इसका मतलब है सिंगाजी और कालूजी, और दोनों के मेले खरगोन में हैं। अच्छा, ये तो अच्छा तरीका है। या फिर बीमारी निवारक मेले,
इसमें तेजाजी जो सांप के जहर के लिए हैं, हीरा भूमिया जो बांझपन के लिए हैं, और जागेश्वरी जो कोड़ के लिए है। बिल्कुल। ये जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, खासकर परीक्षा के लिए। और ये तो याद ही रखना है कि कुंभ यानी सिंहस्थ केवल उज्जैन में लगता है। जी, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मेले सिर्फ त्योहार नहीं है। जी, ये तो आस्था, इतिहास, व्यापार और लोक कथाओं का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल। हर मेले की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है। नोट्स के आखिर में एक बात लिखी है, कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। हाँ, ये बात परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो है ही, लेकिन इन मेलों को देखकर एक और सवाल मन में उठता है। क्या? आज जब हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो सदियों से चली आ रही ये परंपराएं और लोगों का एक साथ आकर आस्था मनाना, हमारे समाज के लिए इसका क्या महत्व है? शायद हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना भी अपने आप में एक तरह की सफलता ही है। इस पर विचार किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।